हेलो गाइस, हेलो गाइस, कैसे हो सब। आज हम क्या पढ़ेंगे, हमारा जो चैप्टर है उसके अंदर दूसरा वाला वीडियो है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी क्या है, एक्सेप्शन सेल थ्योरी क्या है, एंड उसके अंदर सिग्निफिकेंस सेल थ्योरी क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत क्या है। कोशिका, सबसे पहले देखें तो कोशिका क्या है। कोशिका सजीव मतलब जीवन जो होता है उसकी मूलभूत संरचनात्मक आकारिकी रूप से एक इकाई होती है, छोटी इकाई होती है। हाँ, दूसरा देखें तो कोशिका जीवन की कार्य की इकाई होती है। देखो, पहली बात कि कोशिका संरचनात्मक व आकारिकी इकाई होती है या समान होती है। फिर हम देखते हैं कोशिका कार्य की रूप से कार्य की, और तीसरा क्या है, आनुवंशिक। आनुवंशिक, लेकिन अभी तीनों क्या है सेल थ्योरी के अंदर है कि कोशिका सजीवों की संरचनात्मक आनुवंशिक इकाई होती है। दूसरा है कोशिका काय की इकाई होती है। तीसरा इकाई मतलब समान होती है, कोशिका कार्य की रूप से कोशिका के समान होती है, कार्य की रूप से कोशिका समान होती है। तीसरा देखते हैं आनुवंशिक के तौर पर कोशिका समान होती है, और आनुवंशिक तौर पर होती है लेकिन ये पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी संतति को, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी, कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी संतति को संततता को बढ़ाती है। यानी इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूटी, यानी जो लगातार काम करते हैं ना, उसका मतलब है, यही मतलब है कि उसकी जो क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी संतता को बनाए रखती है ना, बढ़ाती नहीं है, बनाए रखती है, संतता को बनाए रखती है, बनाए रखती है। फिर हम देखते हैं सेल थ्योरी ये होगी, और कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। कोशिका क्या होती है, मूलभूत इकाई होती है, ठीक है, मूलभूत इकाई होती है। फिर हम देखते हैं, ये हो गई सेल थ्योरी, ये सब सेल थ्योरी के बारे में आता है। फिर हम देखें एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी, इसका मतलब क्या है, जो कोशिका है उसका अपवाद क्या है। एक्सेप्शन यानी होता है कि अपवाद क्या है, कोशिका के समान एक ऐसा कौन सा जीव है या कौन है जो मतलब कोशिका के समान दिखता है लेकिन वो कोशिका नहीं होती है, तो उसका अपवाद देख रहे हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शन के अंदर आता है पहला कि वायरस क्या होता है, जब वायरस व कोशिका दोनों एक समान रूप से रिसर्च किया जाता है तब वो एक समान रूप से संगठित होती है। कोशिका और वायरस क्या है, कोशिका व वायरस संगठित रूप से समान होते हैं। समान होते हैं, कोशिका व वायरस संगठित रूप से समान होते हैं। फिर हम देखें तो कोशिका के अंदर अपवाद, जो वायरस है वो जब कोशिका के बाहर होता है तो उसके वो जो वायरस है वो कोशिका के बाहर होता है, तब कोशिका वायरस जो है क्या करता है, उसकी जो संरचना है वो जटिल रासायनिक अणु वाली संरचना पाई जाती है। कोशिका, जब वायरस कोशिका के बाहर होता है, शरीर से बाहर होता है, कोशिका के शरीर से बाहर होता है, तब वायरस में जटिल रासायनिक रूप से अणु पाए जाते हैं। फिर बाद में क्या होता है, जब वायरस कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है तो सजीवों के समान इसके अंदर जो मतलब कहने का मतलब जो वायरस होता है वो जब कोशिका के अंदर एंट्री कर जाता है तब उसके अंदर जो वायरस है उसके अंदर एंट्री करने के बाद वो क्या करता है, जो संरचनाएं हैं है ना, वो क्या करेगा कि उनको क्या करेगा, देखो जैसे ये कोशिका है वो कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है, तब उसमें सजीवों के समान वृद्धि, एक तो वृद्धि होने लगती है यानी ग्रोथ बोलते हैं, ग्रोथ
और एक होता है प्रजनन। प्रजनन यानी होता है ब्रीडिंग। ये दोनों क्या होते हैं, सजीवों के समान। क्या है, ये वायरस जब कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है तब उसके अंदर क्या करने लग जाता है, वृद्धि और प्रजनन की क्रिया प्रदर्शित करने लग जाता है। फिर हम तीसरा देखते हैं इसी के अंदर कि जो कोशिका सजीव होते हैं, सजीवों वायरस को सजीव रसायन के रूप में माना गया है। सजीव को वायरस सजीवों को किसके अंदर माना गया है, सजीवों को वायरस को सजीव रसायन के रूप में, सजीव रसायन के रूप में माना गया है। वायरस को सजीव रसायन के रूप में माना गया है। फिर ये क्या करेगा, ये रासायन माना गया है। और जो वायरस के अपवाद है वो कौन कौन है, पहला है प्रोटोजोअन्स, दूसरा है कवक जिसके अंदर राइजोपोर्टल आता है, और सेवाल। ठीक है, ये तीनों आते हैं जो कोशिका के अपवाद हैं। वायरस जो है वो कोशिका का अपवाद है जिसके अंदर प्रोटोजोन्स, कवक और सेवाल आते हैं। फिर हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सेल थ्योरी। ये क्या कहना चाह रहा है कि कोशिका सिद्धांत जो है उसका महत्व क्या है। तो पहला हम देखते हैं कि कोशिका जो है वो सजीवों के समान होती है। क्या होती है कि कोशिका तो हम देखें कोशिका जो होती है वो कैसे होती है। मतलब अलग अलग कोशिकाओं के अध्ययन करने पर हमें पता चलता है कि कोशिकाओं की जो आकार होता है, कोशिका की जो संरचना होती है, संरचना व आकार विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के अध्ययन करने पर हमें स्पष्ट होता है कि कोशिका की जो संरचना व आकारिकी रूप से ये समान होती है, सजीवों के समान होती है। फिर हम देखते हैं दूसरा कि इसके अंदर क्या है कि विर्चोव नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि जो कोशिका है उसकी जो नई कोशिका यानी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी कोशिकाओं का संगठन बना रहता है। ये इन्होंने दी थी थ्योरी। फिर बाद में इन्होंने ही कहा था कि जो कोशिका है वो ब्रोनिकी के आधार पर, नई कोलिकर नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा। ये दूसरा है कि कोलिकर नाम के कौन थे, कोलिकर नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि जो ब्रोनिकी होता है, एम्ब्रियोलॉजी जो होती है, एम्ब्रियोलॉजी जो होती है उसके बारे में बताया। इनको क्या करा, कोशिका के समान संबंधित किया, कोशिका से इस एम्ब्रियोलॉजी को संबंधित किया और बताया कि जो सजीव होते हैं, कौन सजीव होते हैं, सजीवों की उत्पत्ति दो प्रजनन कोशिकाओं से होती है, दो प्रजनन कोशिकाओं से होती है, प्रजनन कोशिकाओं से होती है। उन्होंने कहा प्रजनन कोशिकाओं से होती है। दो कोशिकाएं कौन कौन सी है, पहली कोशिका जैसे अपन शुक्राणु को मान सकते हैं, शुक्राणु स्पर्म, दूसरा है अंडाणु, ये इन्होंने कहा। फिर बाद में हम देखते हैं कि जो अलग अलग कोशिकाएं हैं वो रोग संबंधित होती है, तो उन रोग संबंधित क्रियाओं का मुख्य आधार यानी रोग संबंधित क्रियाओं का मुख्य आधार कौन होता है, मुख्य आधार कोशिका होती है। फिर हम देखते हैं कि
अपन देखते हैं प्रोटोप्लाज्म सेल थ्योरी। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी यानी जो जीव द्रव्य सिद्धांत होता है उसके बारे में देखते हैं। जीव द्रव्य क्या है? कुछ वैज्ञानिक थे, उन्होंने मतलब उनको देखा, मतलब कोशिका के अंदर एक लसलसे पदार्थ को देखा, लसलसे पदार्थ को देखा और उसकी तरफ अट्रैक्टिव हुए, तो उसके बारे में बताया कि उसको जीव द्रव्य नाम दे दिया। फिर बाद में आए कोर्टी नाम के वैज्ञानिक। कोर्टी नाम के सबसे पहले नाम आया था कोर्टी। कोर्टी नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने जीव द्रव्य का प्रेक्षण किया, जीव द्रव्य का इस लसलसे पदार्थ का प्रेक्षण किया। और फिर बाद में तीसरे नंबर के वैज्ञानिक आए जिनका नाम था पुरकिंजे। पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म यानी इस लसलसे पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। प्राणियों के अंदर इस प्रोटोप्लाज्म का नाम, लसलसे पदार्थ का नाम प्रोटोप्लाज्म दिया। और दूसरा आता है प्राणी कोशिकाएं। कौन आती है? उसके बाद आती है पादपों के अंदर कोशिकाएं। पादपों के अंदर कोशिकाएं आती है। पादपों के अंदर उन कोशिकाओं को पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने पादपों में उन कोशिकाओं को क्या कर दिया? प्रोटोप्लाज्म कर दिया। पहली बात कि जो पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक थे उन्होंने प्राणियों में लसलसे पदार्थ था उसको नाम क्या दे दिया? प्रोटोप्लाज्म दिया। फिर आए वोन मोल नाम के वैज्ञानिक, उन्होंने प्राणी जो पादप होते हैं वोन मोल, कौन थे? वोन मोल नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया? जो पादप होते हैं पादपों के अंदर इस लसलसे पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म का नाम दे दिया। फिर अब आते हैं हक्सले नाम के वैज्ञानिक। कौन थे? हक्सले नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस मतलब जो द्रव था, इस जीव द्रव को अपने जीवन का भौतिक आधार माना। इस द्रव को अपना जीवन का भौतिक आधार माना और बताया कि जो जीवन है वो इसी से यापन होता है, इन्होंने बताया। फिर बाद में आए उन्होंने इतनी सी बात बताई, इस लसलसे पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। जीव द्रव्य का नाम हक्सले नाम के वैज्ञानिक ने दिया। इतनी सी बात आई, फिर इतना ही आया इसके अंदर। फिर हम देखें, जैसे अपन देखते हैं कि भाई उन्होंने बताया कि जो जीवित कोशिकाएं होती है, कौन थी? जीवित जीव द्रव्य के बारे में बताया। जीव द्रव्य के बारे में बताया कि जीव द्रव्य सजीवों का जो निर्माण है, सजीवों का निर्माण जो है जीवित पदार्थ और जीवित घटक से चलता है, या जीवित घटक से ही यापन होता है, ऐसा बताया उन्होंने जीव द्रव्य के बारे में। जीव द्रव्य के बारे में ऐसे बताया, लसलसे पदार्थ के बारे में बताया। तो ये अपना टॉपिक जो है यहाँ खत्म हो जाता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों।